नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप तंवर। आज एक बार एक सिनेरियो बनाते हैं हम लोग और देखेंगे कि जो ग्राउंड इन्वेजन, जो बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी बात इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, ईरान युद्ध को लेके, वहां पे क्या सीन होएगा। तो एक सिनेरियो बनाएंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। क्या यूएसए इस समय एक डेस्परेट सुपर पावर है? क्या वो इसमें पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों को भी झोंक देगा? क्या ये एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा जिसमें, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो खत्म हो चुका है, ऑपरेशन स्पीयरहेड शुरू हो चुका है, जो कि आगे की तैयारी है, जो कि ग्राउंड इन्वेजन है। इसमें क्या कुर्दिस्तान के जो कुर्द वॉरियर्स हैं उनको भी यूज किया जाएगा? तो फिर क्या होगा जो वहां की रेगुलर आर्मी है, जिसे आर्तेश कहते हैं, क्या वो इनको ले पाएगी? क्या जो फेनेटिकल सुप्रीम लीडर की आर्मी है, जो आईआरजीसी जिसे कहते हैं, वो क्या करेंगे? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, और ये युद्ध जो है ये खत्म होना चाहिए भारत की दृष्टि से भी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हम देख रहे हैं पेट्रोल जो है, डीजल जो है, ये 150-200 रुपए पर लीटर चला जाएगा, क्योंकि भारत की सरकार ने इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए इसको अभी तक स्टेबल रखा है। सऊदी अरेबिया और भारत दो ऐसे देश हैं जहां पे 0% इंक्रीज हुआ है। देश जो है वहां पे कम से कम 40 से 45% तक इंक्रीज हो चुका है डीजल और पेट्रोल के रेट्स में। तो एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देखते हैं कि इस पूरे जो प्रक्रम में, इस युद्ध में, ये बूट्स ऑन ग्राउंड में क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो पहली बार एक सुपर पावर जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करने जा रही है, और वो भी ग्राउंड इन्वेजन करने जा रही है। तो उसमें देखते हैं कि आर्तेश, जो कि वहां की रेगुलर आर्मी है, जिसमें 4,20,000 सोल्जर्स, और ये वहां की प्रोफेशनल आर्मी है, तो वो क्या करेगी? वो किस तरह की टेरिटोरियल डिफेंस की तरफ जाएगी? क्या वो अपने T-20 और करार टैंक्स को यूज करेगी? और क्या वो सिटीज को प्रोटेक्ट करेगी या केवल देश को प्रोटेक्ट करेगी, और जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो प्रोटेक्ट करेगी? फिर आईआरजीसी, जो कि सुप्रीम लीडर की आर्मी है, वो क्या करेगी? क्योंकि वो है वहां की स्वॉर्ड एंड शैडो, मतलब कि वो छुप के वार करने वाली फौज है। जितने भी असिमेट्रिक वॉरफेयर के तरीके हैं वो उनके पास है। उनके पास जितने भी कामिकाजे ड्रोन्स हैं वो उनके पास हैं, मिसाइल्स का कंट्रोल उनके पास है, और उनकी स्मॉल स्मॉल बोट्स जो कि होर्मुज में, पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में तहलका मचा सकती हैं, अटैक करके दूसरी शिप्स को और टैंकर्स को। फिर ये जग्रोस जो माउंटेन्स हैं, क्योंकि याद रखिए कि ईरान जो है एक कल्द सैक उसको कहते हैं, मतलब कि दो तरफ से ऐसे और फिर आगे जाके ऐसे, पूरा एक कंटिन्यूस माउंटेन रीजन है, और केवल सी की तरफ से उसमें एंट्री है। तो जो उसमें फौज एक बार घुस गई वो फंस सकती है, और अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से आईआरजीसी मात खा जाती है, तो वो इस जग्रोस माउंटेन्स में चले जाएंगे, और सालों साल, 50 साल तक लगभग हो सकता है वो वहां से असिमेट्रिक वॉर करते रहे। तो लेट अस सी फेज वन में क्या हो। फेज वन में एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया था खर्ग आइलैंड का। तो खर्ग आइलैंड जो है सबसे मेजर जो है वो अटैक पॉइंट बनेगा, और फेज वन में वो सबसे पहले आएगा। तो खर्ग आइलैंड पे 15,000 मरीन 11th और 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट से अटैक करेंगे। इनका आइडिया ये होगा कि विद इन 48 आवर्स, जो क्योंकि खर्ग आइलैंड, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, 90% जो ऑयल है वो ईरान का कंट्रोल करता है। तो उनका आइडिया ये होगा कि इमीडिएटली सिक्योर करें वहां के पंप्स को, और सिक्योर करें वहां के ऑयल को, क्योंकि ईरान जो है उसके बाद उसका होगा स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब कि सब कुछ तहस नहस जला देंगे। फिर आईआरजीसी, मैंने आपको जैसे बताया, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में बोट्स हैं, जो कि C-802 एंटी शिप मिसाइल्स के साथ वहां पे हर तरह के, चाहे वो वॉरशिप हो चाहे वो टैंकर हो, उसको नष्ट करने शुरू कर देंगे। क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है बहुत छोटा सा आइलैंड है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है। तो अगर इसके चारों तरफ ऑयल ही ऑयल फैल गया, तो जो लैंडिंग शिप्स हैं और उनके साथ जो सैनिक हैं उनको आने में काफी मुश्किल हो जाएगी।
अब आता है फेज 2 और इसमें एक मैसिव शॉक दिया जाएगा ईरान को यूज करके अज़रबैजान। अज़रबैजान और ईरान हमेशा से ही एक दूसरे के एंटी रहे हैं, तो काफी चांसेस हैं कि अज़रबैजान राजी हो जाए, रेडी हो जाए, सहमति दे दे अपनी अपनी भूमि को यूज करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तो अब इसमें फर्स्ट आर्मर डिवीजन जो है यूएस आर्मी की, ये वहां से एंट्री लेगी। तो ये अजरबैजान से ईस्ट अजरबैजान जो कि ईरान का एक हिस्सा है उसमें घुसेंगे और इसमें वेस्ट का जो जग्रोज माउंटेन रीजन है उसको भी बाईपास हो जाएगा और ये सीधा पहुंच जाएंगे तब्रीज की तरफ। और वहां पे क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ईरान का, तो उसको अगर ये नष्ट करेंगे क्योंकि आरटी की बिल्कुल रेंज में आ जाएंगे, यहाँ पे ही आर्तेश की हेवी डिविजन्स प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे लगता है कि सिनेरियो वही बनेगा कि बिगेस्ट टैंक बैटल्स जो होंगी इस वॉर की और पिछली जितनी भी वॉर हैं उन सबसे बड़ी, वो यहाँ पे लड़ी जाएगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र को सिक्योर कर लिया गया तो अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के कदम लेना। और आईआरजीसी जो है इस समय क्या करेगी कि वो वहां के जो अजेरी जो मेजोरिटी के लोग हैं उस क्षेत्र में, उनको उकसाएगी, उनको भड़काएगी कि जैसे ही आप यूएस आर्मी के सैनिक देखें आप उनके ऊपर अटैक करें। एक इस तरह की हाइब्रिड वॉरफेयर की सिचुएशन आईआरजीसी शुरू कर देगी। अब आता है फेज 3 से कहेंगे सिस्तान प्रेशर, और ये होगा सबसे कंट्रोवर्शियल मूव अमेरिका का, क्योंकि ये आएगा पाकिस्तान की तरफ से। और जहां तक समझा जाता है कि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल घुटनों पे है और अमेरिका की खिदमतगारी उनकी नौकरी करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान में वहां की जो एयरफील्ड है फेसिंग ईरान, उनको यूज किया जाएगा। वहां से जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस हैं वो जैदान की तरफ मूव करेंगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए, क्योंकि ईस्टर्न फ्लैंक जो है हो सकता है वो बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहे होंगे। और इसके लिए जो आईआरजीसी है इसको अपनी जो आईआरजीसी की स्पेशल फोर्सेस हैं, सबेरन यूनिट्स, उनको मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब जो कैपिटल, क्योंकि जनरली ये यूनिट्स जो हैं ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करती हैं, बट उनको वहां मूव करके उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो कैपिटल जो है एक खुला मैदान बन जाएगा दूसरी एक्टिविटीज के। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान शांति से बैठा रहेगा, तो आईआरजीसी जो है पाकिस्तान के अंदर जो अपने स्लीपर सेल्स हैं, जो कि कराची में बैठे हुए हैं, जो कि लाहौर में बैठे हुए हैं, वो वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंस शुरू करा देगा। क्योंकि आईआरजीसी का मतलब है हाइब्रिड वॉरफेयर, आईआरजीसी का मतलब है छुप के वार करना, और ये वहां पे कराएंगे तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुरी हालत होगी इस युद्ध में। इसके बाद आएगा फेज 4 जो कि होगा डीकैपिटेशन मूव। ये स्कैल्पल मूव जो होगा ये होएगा वहां के नतान्ज और इस्फान जो कि सेंट्रल ईरान के क्षेत्र हैं वहां पर, और यहां पे है उनकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब यहाँ पे 101 एयरबोर्न डिवीजन डेल्टा फोर्सेस जो हैं ये वहां पे लॉन्च की जाएंगी, वर्टिकल एनवेलपमेंट किया जाएगा, मेजर जो है हेलीकॉप्टर फोर्सेस वहां पे एंट्री लेंगी। और इनका कोई इरादा नहीं है कि ये वहां किसी शहर को टेक ओवर कर लें, किसी फैसिलिटी को टेक ओवर कर लें, क्योंकि वहां पे इनका इरादा है कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पे जाएं, वहां पे ये वहां से डेटा निकालें, वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम को निकालें, और अगर वहां पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं तो उनको नष्ट करें। आइडिया यह है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब इसमें आ जाती है आईआरजीसी जो कि शैडो में रह के वॉर करते हैं। तो ये फैसिलिटीज जो है ये 70 से 100 फीट कंक्रीट के नीचे, माउंटेन के नीचे, रगेड टेरेन के नीचे। और यहाँ पे आईआरजीसी ने अपने हिडन बंकर्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे छुप के वॉर 100 फीट नीचे धरती के। और यहाँ पे ये जो है एक डिसाइसिव मोमेंट आ जाएगा यूएसए के लिए कि क्या वो उनकी फोर्सेस जो हैं वहां पे फंस जाएंगी, क्या एक बार फिर से ये ब्लैक हॉक डाउन जैसी स्थिति आ जाएगी, और या ये एक सर्जिकल स्ट्राइक प्रिसीजन अप्रोच होगी और उसके बाद वो स्लाइड करके बाहर निकल के आ जाएंगे। और ये समय ही बताएगा कि इस तरह की सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी डीप इनटू ईरान और उसके सेंट्रल क्षेत्र में जहां पे बहुत सारी फोर्सेस उपलब्ध होंगी। अब आ जाता है गौर करने का टाइम कि ग्लोबल क्राइसिस क्या होगा, भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा।
तो याद रखिए कि अगर खार्ग आइलैंड जो है वो नष्ट हो जाता है तो जो 90% ईरान की जो उपलब्धि है, जो उनका जो ऑयल का एक्सपोर्ट है, वो बंद हो जाएगा। इस समय हम कुछ ईरान से ऑयल रिसीव करना शुरू कर चुके हैं। उनकी पहली शिप जो है भारत में 7 साल बाद, क्योंकि सैंक्शन लग गए थे यूएसए के, तो 7 साल बाद वो भारत में पहली बार आई है। तो ये एक बहुत बड़ा शौक भारत के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट जो है आईआरजीसी क्या करेगी, उसपे कंप्लीट माइंस लगा देगी। तो अभी तक तो हम गौर कर रहे थे केवल यूएसए की पद्धति पे, यूएसए की वॉर के ऊपर, बट क्या ईरान शांत बैठा रहेगा? क्योंकि याद रखिए ईरान इराक नहीं है। ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट ऑलरेडी कर चुका है। लेबनान जो फ्रंट है जहां से हिजबुल्लाह है, ये अपनी फतेह 110 मिसाइल्स जो हैं इजराइल के ऊपर दागना शुरू कर देंगे। और ये हफिया, तेल अवीव जैसी जगहों को नष्ट करना शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मेडिटेरेनियन में जो यूएस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होगा, उसको भी ये नष्ट करेंगे और एटलीस्ट उसको चेतावनी दे सकेंगे कि वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रहे। फिर यमन का चोक पॉइंट, यमन जो है वो रेड सी के पास पड़ता है, और रेड सी से बाब अल बगदाद जो है, जो एक बहुत ही छोटा सा संकरा सा रास्ता है, बिल्कुल हुर्मुज की तरह ही चोक पॉइंट है। और इस समय सऊदी अरेबिया का काफी कुछ ऑयल जो है वहां से आ रहा है। तो अगर वो अपने पे आ गए तो वो वहां पे रेड सी में तबाही मचा देंगे। उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं। वो एक, अगर एक जस्ट एक सुपर कैरियर को उन्होंने वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया और वो वहां पे सिंक हो गया, तो वो जगह जो है यूज करने लायक भी नहीं रहेगी। वो इतनी नैरो और इतनी कम डीप है, और उसके बाद तबाही तबाही। फिर इराक, क्योंकि इराक में भी अल असाद एयरबेस जो है वो यूएसए के पास है, एरबिल भी यूएसए के पास है, और यहाँ पे इनकी काफी फोर्सेस है। अगर 1,70,000 के आसपास ईरानी बैक जो पीएमएफ फाइटर्स है, वो अगर अपने करने पे आ गए तो इराक के अंदर यूएस फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि उनके दोनों बेसिस जो है वो बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। तो अगर ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं तो यूएसए के पास भी प्रॉक्सीज हैं, और वो है कुर्दिश फाइटर्स। अब कुर्दिश जो हैं ये ईरान के अंदर करीब 80 लाख के आसपास रहते हैं। 50 लाख के आसपास जो हैं ये इराक में रहते हैं, और लगभग 1,40,00,000 जो है ये टर्की में रहते हैं, और थोड़ी सी संख्या में ये सीरिया में भी रहते हैं। तो अगर इनको एक्टिवेट कर दिया गया और ये जो पश्मेरगा राइज कर गए और ये इन्होंने अगर अटैक कर दिया, तो जो जक्रोज माउंटेन्स हैं उसकी तरफ ईरान को अपने 1 लाख से ऊपर भी सोल्जर्स भेजने पड़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा, और ये एक ट्रम्प कार्ड यूएसए के पास है, और वो इसको टाइम पे, आने वाले टाइम पे यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक और कड़ी आ जाती है, वो है टर्की। जैसे आपको मैंने बताया कि 1,40,00,000 के आसपास टर्की में कुर्दिश लोग रहते हैं, और कुर्दिश लोग जो है बहुत समय से वो कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपना नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिनिधित है हर देश में जहां वो रह रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये टर्की को पसंद नहीं आएगा, और वो किसी भी प्लान को बैकिंग नहीं देगा जिसमें कुर्ड्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक समस्या का विषय बन सकता है। अब आ जाते हैं हम ग्लोबल फॉलोआउट की तरफ, भारत के ऊपर क्या असर होगा उसकी तरफ। तो अगर आईआरजीसी ने वहां पे माइंस लगा दी हुर्मुज में, अगर खर्ग आइलैंड जो है वो कंप्लीटली नष्ट हो गया, तो उस तरफ से ऑयल आने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर वो स्टॉपेज लग गया तो भारत के लिए भी बहुत मुसीबत हो सकती है। हो सकता है ऑयल जो है वो $200 पर बैरल से भी ऊपर जा सकता है, और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। भारत के लिए एक और गंभीर समस्या ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस ईरानी दलदल में यूएसए फंस गया, तो ये उनके लिए एक तरह से कह लीजिए नया वियतनाम बन सकता है। और अगर नया वियतनाम बन गया, मतलब कि यहाँ पे यूएसए की फोर्सेस जो हैं अगले 5, 10, 15 सालों तक भी फंस सकती हैं। और ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा चीन को, क्योंकि चीन बहुत समय से कोशिश में लगा हुआ है कि यूएस की फोर्सेस जो हैं वो साउथ चाइना सी से मूव आउट कर जाएं, तो वो जो है वहां का जो अपना एक हेजेमोनिक डिजाइन है उसको कंप्लीट कर सके। ये भारत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत नहीं चाहता है कि यूएसए बहुत स्ट्रांग रहे,
तो ये भी नहीं चाहेगा कि यूएसए वीक हो जाए, क्योंकि यूएसए वीक का मतलब है जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो फ्री हो गई और वो जो है भारतीय सीमा के आसपास कुछ कार्रवाई कर सकती हैं, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में एक्टिविटीज कर सकती हैं, और क्योंकि वो फ्री हो गई और यूएसए जो है वो फंसा होगा ईरान के कॉप में। तो ये आपको मैंने एक सिनेरियो पूरा प्रस्तुत किया जिसमें बहुत से चांसेस हैं कि यूएसए जो है इसमें एक बार फिर से वियतनाम वॉर की तरह फंस जाएगा। वो कोशिश काफी कर रहे हैं, लेकिन जो आईआरजीसी जो इस समय पूरे कंट्रोल में है ईरान के अंदर, वो उनको कोई भी एग्जिट नहीं दे रही। और जहां तक है इसके पीछे जो चीन जो है वो बैठा हुआ उनको आगे पुश कर रहा है, उनको शह दे रहा है, उनको पूरा सपोर्ट दे रहा है कि आप युद्ध को जारी रखिए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। तो आप लोग बताइए अब नीचे कमेंट्स में कि क्या यूएसए इस दलदल में फंस जाएगा? क्या ये उनके लिए एक नया वियतनाम बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि नहीं, यूएस अपना एग्जीक्यूट करेगा सारे जितने भी फेजेस हैं, जितने प्लान्स हैं, और वहां पे अपनी एक मनपसंद गवर्नमेंट, एक मनपसंद सुप्रीम लीडर को बैठा पाएगा? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।